हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th की इंग्लिश की बुक हनी ड्यू का चैप्टर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय, और ग्लिम्पसेस का मतलब होता है झलक। तो इस चैप्टर में हमें हमारे भूतकाल की कुछ झलक दिखाई गई है। तो चलिए चैप्टर को पढ़ करके ये जानने की कोशिश करते हैं वो किसके पास्ट और उसकी कौन सी झलक की बात की जा रही है। बिफोर यू रीड, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that lead to the event known as First War of Independence in 1857. तो इस चैप्टर में बच्चों पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस की सहायता से यानी कि चित्रों की सहायता से, चित्र की झलक की सहायता से हमें हमारी हिस्ट्री की कुछ झलक दिखाई जा रही है। और वो हिस्ट्री हमारी 1857 तक की हिस्ट्री है, यानी कि 1757 से 1857 तक जो 100 साल की हिस्ट्री है वो किस तरीके से रही, उसको यहाँ पिक्चर्स और स्पीच बबल्स की सहायता से दिखाया गया है। बच्चों, स्पीच बबल्स इसे कहते हैं कि किसी के मुंह के पास ऐसे करके एक क्लाउड सा फॉर्म कर दिया जाता है ना, और वो क्या बोल रहा है वो इसमें लिखा रहता है, इसे ही स्पीच बबल्स कहते हैं बच्चों। तो इस चैप्टर में बहुत सारी पिक्चर्स हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये स्पीच बबल्स हैं। तो इसकी सहायता से हमें ये दिखाया गया है कि हमारी 100 साल की हिस्ट्री, इंडिया की 100 साल की हिस्ट्री कैसी थी, जिसने कि वो कंडीशन को पैदा कर दिया, वो क्या हुआ आखिर जिसकी वजह से इंडिया के लोगों ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की लड़ाई करी। आपको पता है ना कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और 1947 में हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। तो बच्चों, ऐसा तो है नहीं ना कि हमने उसी साल हमने लड़ाई शुरू करी 1947 में और हमें तुरंत आज़ादी मिल गई। ये लड़ाई काफ़ी समय तक रही होगी और इसके कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे जिसकी वजह से हमें फील हुआ कि क्यों हम उनको भगाएं यहाँ से। तो वो कंडीशंस क्या थी जिसकी वजह से हमें इस इवेंट की यानी कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की ज़रूरत हुई। तो चलिए चैप्टर को पढ़ करके जानने की कोशिश करते हैं। तो जो फर्स्ट हमारा पिक्चर ग्लिम्स है वो है द मार्टियर्स एट द फंक्शन इन दिल्ली। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लता मंगेशकर की फोटो है, यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी बैठी हैं, और इस पिक्टोरियल ग्लिम्स का नाम द मार्टियर्स यानी कि शहीद है। तो देखते हैं ये दिल्ली में कुछ फंक्शन हो रहा है और लता मंगेशकर जी क्या कह रही हैं। ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आईज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियन मार्टियर्स। यहाँ पे दिल्ली में फंक्शन हो रहा है, जैसा कि हम पिक्चर में देख सकते हैं। जब हमें आज़ादी मिल गई तो उस समय हमारा जो आज़ादी का फंक्शन था सेलिब्रेट किया गया दिल्ली में। तो वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मौजूद हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी मौजूद हैं, इंदिरा गांधी जी मौजूद हैं, और वहाँ पे हमारे देश की फेमस सिंगर लता मंगेशकर जी ये बहुत ही फेमस सॉन्ग है इसे गा रही हैं, जो कि उन्होंने हमारे मार्टियर्स यानी कि हमारे शहीदों को समर्पित किया है। और गाने के बोल हैं, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो यहाँ पे जो हमारे देश के शहीद लोग हैं उन्होंने जो भी सेक्रीफाइस किए हैं उसको याद करने के लिए इस पिक्टोरियल में बोला जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे देश के बहुत बड़े बड़े शहीद जो इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया, उनकी फ़ोटो भी दी हुई है। तो बच्चों, सेकेंड पिक्चर ग्लिम्स है हमारा कंपनी कॉन्क्वेस्ट। ये 1757 से 1849 तक के समय की है, यानी कि 1757 जब ब्रिटिश लोग हमारे देश में आए एज अ मर्चेंट, तो तब से लेकर के 1849 तक की ये स्टोरी है। With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. देख सकते हैं बच्चों कि इंडिया का ये मैप है और ये येलो वाला जो पोर्शन है ना ये इंडिया है। तो बच्चों, इंडिया पाकिस्तान से अलग नहीं हुआ था और ये पूरा अपना अखंड भारत था।
और ब्रिटिश लोग जो हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के एक मर्चेंट बन करके हमारे इंडिया में आए। और आप देख सकते हैं कि उनका जो पावर थी वो सिर्फ इतने से एरिया में, ये पिंक एरिया में है। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड दैट अपस्टार्ट राजाज वाह कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। जो इंडिया के प्रिंस थे, राजा थे उस समय के, वो लोग शॉर्ट साइटेड थे, मतलब वो इतना दूर तक की दृष्टि नहीं थी उनके पास कि वो सोच सकते कि इसका हमारे देश पर या हम उन पर ही क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा। और वो लोग इंग्लिश मर्चेंट्स को, ब्रिटिश लोगों को बुलाते थे। उन्हें लगता था कि ये उनकी मदद करेंगे दूसरे राजाओं को हराने में और इनको जिताने में। तो इस तरीके से जो इंडिया के प्रिंस थे वो लोग इतने शॉर्ट साइटेड थे कि वो दुश्मन की मदद ले रहे थे अपने ही देश के जो इनके दूसरे द्वंद्वी राजा थे उनसे लड़ने में और उनसे जीतने में ये दुश्मन की यानी कि ब्रिटिश लोगों की हेल्प ले रहे थे। The people had no peace due to such constant fights। और जो लोग थे वहाँ पे देश में रहने वाले, उनको कभी शांति नहीं मिल पाई क्योंकि इन राजाओं के बीच में हमेशा कांस्टेंट फाइट्स होती रहती थी, हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती थी। और ये लोग किसकी मदद लेते थे? इंडिया के जो राजास थे, जो शॉर्ट साइटेड किंग्स थे, प्रिंस थे, वो लोग ब्रिटिश लोगों की मदद लेते थे इंडिया के दूसरे राजाओं को हराने में। The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian prince one by one। तो बच्चों जो ये लड़ाई थी, आपस की प्रतिद्वंदता थी, राइवलरीज का मतलब होता है आपसी दुश्मनी जो थी, इसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा मदद मिलती रहती थी एक के बाद एक इंडियन प्रिंस को अपना गुलाम बनाने की। बच्चों अगर कोई प्रिंस है वो क्या बोलते हैं अंग्रेज़ों की मदद ले रहा है दूसरे प्रिंस को हराने में, तो उसे लग रहा है कि इन ब्रिटिश ने इनकी मदद करी है, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है बच्चों, इसने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगी ना जो कि दूसरे राजा को हराने के लिए ब्रिटिश से एग्री किया होगा, मतलब ब्रिटिश की कुछ शर्तें मानी होंगी कि हाँ अगर तुम मुझे वो उनको हरा करके दोगे तो मैं आपके इतना लगान दूंगा या ये काम करूँगा, आपका वो काम करूँगा। तो ये इनडायरेक्टली ये भी तो उस ब्रिटिश लोगों के गुलाम बनते जा रहे थे। तो यही जो आपसी लड़ाइयाँ थी राजाओं के बीच में, इसकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको प्रिंस लोगों एक एक करके प्रिंस लोगों को अपना गुलाम बनाने में हेल्प मिल रही थी। A far-seeing ruler like Great Tipu of Mysore fought the British till he died fighting। लेकिन कुछ हमारे ऐसा नहीं है कि हमारे सारे राजा जो थे या सारे प्रिंस जो थे वो शॉर्ट साइटेड थे, कुछ उनमें से फार सीइंग भी थे, जैसे कि हमारे टीपू सुल्तान जी जो मैसूर के रहने वाले थे। उन्होंने ब्रिटिश की गुलामी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करी और उन्होंने अपने मरते दम तक, जब तक वो जिंदा थे, ब्रिटिश का विरोध किया और हमेशा उनसे लड़ाई करी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ इंडियन प्रिंस लोग हैं, ये देखिए कैसे आपस में बातें कर रहे हैं। एक कह रहा है थैंक गॉड देयर इज अ पीस इन कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। एक कह रहा है कि अच्छा भगवान का शुक्रिया है कि क्या बोलते हैं अब हमारे देश में शांति है और कोई भी लूट नहीं मचा रहे है ठग। ये राजा लोगों को ये ठग कह रहे हैं और उनके द्वारा जो छोटा मोटा टैक्स लिया जाता था ये उसको कह रहे हैं कि वो लूट जो मचती थी अब वो लूट नहीं मच रखी है। दूसरा कह रहा है इट्स अ गॉड हु सेंड द ब्रिटिश, ये तो भगवान है जिन्होंने इन ब्रिटिश को भेज दिया हमारी मदद के लिए। तीसरा कह रहा है आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, अब हमारा जो नसीब है इनसे ये जुड़ा हुआ है। मतलब ये लोग किस तरीके से पागल हैं जो कि अपने देश के ही राजाओं को हरा करके और ब्रिटिश को जिता करके सोच रहे हैं कि ये इनके लिए अच्छा है, ये हमारे देश की शांति के लिए अच्छा है, ये भगवान के फरिश्ते हैं, उनको ऐसा लग रहा है। हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट, और ये जो ब्रिटिश की धीरे धीरे जीत होती जा रही थी, इस पर ब्रिटिश लोगों की जो जीत थी इस पर जो इंडिया की आम जनता थी, देखो वो कैसे रिएक्ट कर रही है। जो रिच मैन है ये लोग किस तरीके से रिएक्ट करें और ये जो गरीब आम आदमी लोग हैं ये लोग देखो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स, कि जो वाइट मैन्स हैं यानी कि जो ब्रिटिश लोग हैं उन्होंने हमारे राजा को मार दिया और उनको गद्दी से हटा दिया है। दूसरा कह रहा है सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑल ऑफ दिस लैंड,
कह रहा है कि देखो कुछ राजा तो ऐसा है कि अच्छे नहीं है, लेकिन कुछ भी हो वो हमारी जमीन के हैं, यानी कि वो इंडिया के हैं, है ना। वो कैसे भी हैं, बुरे हैं चाहे भले हैं, लेकिन इंडिया के थे। उनको ऐसे ब्रिटिश लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो तीसरा कह रहा है, नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर। अब हम पहले भी गुलाम थे, ये कह रहा है, और बाद में भी गुलाम है। मतलब जब राजा लोग थे इंडिया के तब भी हम गुलाम हैं, और जब ब्रिटिश आ गए तब भी हम गुलाम हैं। लेकिन पहले हम अपने देश के राजा के गुलाम थे, अब हम फॉरेनर्स के गुलाम बन गए हैं, यानी कि जो ब्रिटिश लोग हैं हम उनके गुलाम बन गए हैं, ऐसा कह रहा है। तो देखिए दोनों की सोच में कितना फ़र्क है। ये लोग चाहते हैं कि ब्रिटिश जीतें और देश में शांति फैली रहे थोड़े समय के लिए। इनकी ये लोग शॉर्ट साइटेड है, और ये जो आम जनता है ये लोग फिर भी इनका दिमाग अच्छा है, और ये लोग कह रहे हैं कि देखो भले वो राजा जो बुरे थे लेकिन वो इंडिया के राजा थे, और हम कम से कम अपने देश के लोगों के गुलाम थे, अब हम फॉरेनर्स के गुलाम बन गए हैं, ये तो बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ, है ना। तो अभी ये हमारा जो सेकेंड पिक्टोरियल है ये भी ख़त्म होता है बच्चों। जो हमारा थर्ड पिक्टोरियल ग्लिम्स है वो है ब्रिटिश रूल। ये 1765 से 1836 तक की कुछ स्टोरीज को दिखाता है। उस समय बच्चों रिलीजियस लीडर प्रेज्ड आइडिया लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। जो रिलीजियस लीडर थे, जो धर्म गुरु थे, बड़े बड़े जो धर्म गुरु थे, वो लोग अनटचेबिलिटी और चाइल्ड मैरिज को प्रमोट करते थे। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है बच्चों वो कि छोटी जाति के लोग हैं ना, उनको छूना नहीं है, वो लोग छूने के लायक नहीं है, हम बड़ी जाति के हैं, हम उनसे दूर रहेंगे, है ना। और बच्चों की शादी करने को वो लोग एनकरेज करते थे कि बचपन में ही शादी कर देनी चाहिए। देखिए किस तरीके के अंधविश्वास जो थे वो इंडिया में फैले हुए थे इन धर्म गुरुओं की वजह से। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉसेस हिज रिलीजन। वो कहते थे, धर्म के नाम पे लोगों को डराते थे कि अगर कोई भी इस जो भी हमने बैरिकेड्स बनाए हैं, जो भी हमने रूल्स बनाए हैं उनको लांघेगा या उनको नहीं मानेगा, वो अपना धर्म जो है वो भ्रष्ट कर लेगा, वो अपना धर्म खो देगा। और दूसरा देखो लीडर क्या कह रहा है, ऑल द माइजरीज इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वीमेन। ये जो भी मिजरीज फैली हुई है दुनिया में, ये जो भी बुराइयां या कुछ भी गलत चीज़ हो रहा है दुनिया में, सारा औरतों की वजह से है। तो औरतें जो हैं वो हर बुराई की जड़ हैं, उनको क्या नाम है पनिश करो, उनको मतलब उनके साथ अत्याचार करो। तो देखो किस तरीके की मेंटेलिटी जो है इन रिलीजियस लीडर्स ने फैला रखी है। इसके अलावा देखो बच्चों इस थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये दो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं जो कि बात कर रहे हैं आपस में, और एक ये इंडियन है जो कि एक तरीके का होता है ना चापलूस बन रखा है इनका, और इंडिया में कुछ भी जो स्ट्रेटजीज चल रही हैं इन ब्रिटिश के खिलाफ वो इनको आ करके बताता रहता है। और देखो ये लोग क्या बातें कर रहे हैं आपस में। द ट्रुथ वॉज दैट इंडियंस हैज लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश scorned them। जो सच्चाई है वो ये है कि जो इंडियंस हैं उन्होंने ना, कुछ ऐसे इंडियंस हैं इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट जो है अपनी खो दी है, और जो ब्रिटिश लोग हैं ये बार बार इनको अपमानित करते रहते हैं, स्कॉन्ड करते रहते हैं। और देखो ये क्या बोल भी क्या रहा है, द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। जो यहाँ के नेटिव्स हैं यानी कि जो यहाँ के इंडिया के लोग हैं वो ना ट्रस्ट करने के, यकीन करने के बिल्कुल ही काबिल नहीं है, अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट है, यानी कि इन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया जा सकता, इन पे तो ये बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है। और ये देखो चापलूस इनका क्या कह रहा है, ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। आप सच कह रहे हो महाराज, लेकिन ना मैं तो बड़ा ईमानदार हूँ। ये भी अंदर से जानते हैं कि ये जो है ये अपने देश के लोगों के साथ कैसे धोखा करके और उनकी जो भी स्ट्रेटजीज हैं वो आकर के हमें बता रहा है ना। तो ये इनडायरेक्टली इसको ही कह रहे हैं, इसको भी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, और ये अपने आप को बता रहा है कि नहीं जी सर, मैं तो बहुत ही ऑनेस्ट हूँ और ईमानदार हूँ आपके प्रति। लेकिन इसे ये नहीं पता कि ये भी एक डिसऑनेस्ट पर्सन है जो इंडिया के लोग हैं उनकी स्ट्रेटजीज को ला करके दुश्मनों को बता रहा है, और ये लोग मानते हैं इस चीज़ को। वो लोग इसीलिए उनको क्या नाम है स्कॉन करते हैं, और उनको लगता है कि इंडियंस में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। चलिए देखिए बच्चों इसमें क्या दिखा रहे हैं नेक्स्ट पिक्चर में, बीइंग मर्चेंट्स ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स। क्योंकि ब्रिटिश हमारे देश में आपको पता है कि मर्चेंट बन के, व्यापारी बन के आए थे,
तो व्यापारी होने के नाते वो चाहते थे कि उन्हें जल्दी से जल्दी प्रॉफिट हो, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे टैक्स लगा रखे थे फार्मर पर, और जिसकी वजह से ना बहुत सारे फार्मर्स को अपने फील्ड को, अपने खेतों को छोड़ना पड़ता था, त्यागना पड़ता था, क्योंकि वो टैक्स नहीं दे पाते थे। आपने देखी होगी ना लगान मूवी, कि इतना सारा टैक्स लगा देते थे, इतना लगान लगा देते थे कि वो लोग पे करने की उस कंडीशन में ही नहीं होते थे। देखो यहाँ पे एक ब्रिटिश ऑफिसर ना एक फार्मर को कैसे धमकी दे रहा है। ये फार्मर कह रहा है, बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, आपके आदमी मेरी सारी फसल ले जा रहे हैं, और ये कह रहा है कि यू आर स्टिल इन अरियर्स, इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। एक तो बेचारे ने पूरे साल इतनी मेहनत करी और उसने जो भी क्रॉप उगाई, इन्होंने हैवी टैक्सेस लगा करके उससे वो सारी की सारी फसल छीन ली, और साथ में उनको और धमकी दे रहा है कि अगर अभी भी आपने पूरा नहीं पे किया है टैक्स, और अगर आप नेक्स्ट वीक तक नहीं पे करोगे तो मैं आपको जेल में डाल दूंगा। मतलब देखो कितनी गुंडागर्दी कर रहे हैं ये, है ना। एक तो हैवी टैक्सेस भी लगाए हैं बेचारे फार्मर्स पर, और ऊपर से उनको धमकी दे रहे हैं कि अभी और टैक्स पे करो नहीं तो हम तुम्हें जेल डाल देंगे, है ना। नेक्स्ट देखिए पिक्चर में क्या दिखा रहे हैं कि स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड विच गेव देम मोर प्रॉफिट। मतलब इतना कुछ तो कम नहीं था कि इन्होंने और भी मेथड अपना लिए इंडियंस को लूटने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए। देखो एक ब्रिटिश ऑफिसर बाकी ऑफिसर से क्या कह रहा है, द गुड मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट have any import duty when brought into India. Good idea. The East India Company's law began to cripple Indian industries. तो ये कह रहा है देखो कि जो ना इंग्लैंड में गुड्स बनते हैं, जो भी सामान बनता है, जो भी सामान मैन्युफैक्चर होता है, जब वो इंडिया आएगा ना तो हम उस पर ना कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे, उस पर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, है ना। और ये दूसरा ऑफिसर कह रहा है हाँ ये तो बड़ा ही अच्छा आइडिया है। और इस तरीके से उन्होंने लॉज जो बनाए उसकी वजह से, क्योंकि अब देखो बच्चों बाहर का सामान जो है, इंग्लैंड से बना हुआ सामान, ऑब्वियसली वो लोग मशीनों से बनाते हैं तो वो सस्ता भी होता है और ड्यूरेबल भी होता है, लंबे समय तक चलता है। तो इंडिया के लोग तो ऑब्वियसली सस्ता खरीदेंगे, तो भले ही वो अपने देश का, जैसे अब आप ही खुद से सोचो कि अगर आपको खादी का कोई कपड़ा है, एक कोट है या जैकेट है, वो आपको 2,000 रुपये की या 5,000 रुपये तक की पड़ती है, और जबकि जो जीन्स है वो 200 से लेकर के 300 रुपये में भी आपको मार्केट में मिल जाएगी और स्टाइलिश और अच्छी भी दिखेगी। तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली मशीन के बने हुए गुड्स खरीदोगे ना। और इन्होंने ऊपर से इस पर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई है तो वो सस्ती भी है, और इंडिया के लोगों ने उसको हाथ से बनाया हुआ है तो वो महंगी भी है। तो ये लोग क्या करते थे, इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाते थे, इसलिए वहाँ से बना हुआ जो प्रोडक्ट आता था वो सस्ता होता था, और इंडिया का बना हुआ प्रोडक्ट जो था वो महंगा होता था। और इस तरीके से क्या हुआ कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी, इंडिया की जो कपड़ों की इंडस्ट्री थी, वो बिल्कुल ही ना अपंग होते जा रही थी, क्रिपल होते चली जा रही थी। मतलब उसको कोई सहारा ही नहीं मिल रहा था, उनको कहीं से पैसे ही नहीं मिल रहे थे, है ना बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिखाया गया है। इनएविटेबली famines followed between 1822 and 1836. 15 lakh Indian died of starvation. The British policy ruined the expert artisans and their business. तो जो अब इस तरीके से व्यवहार हो रहा है बच्चों, तो भुखमरी तो फैलनी ही थी। तो 1822 से लेकर के 1836 तक 15 लाख से भी ज़्यादा इंडियन बच्चों स्टारवेशन से मर गए, मतलब भुखमरी से मर गए, क्योंकि अब उनके कपड़े भी कोई नहीं खरीद रहा, जो आर्टिस्ट लोग हैं उनका कोई सामान नहीं खरीद रहा, क्योंकि वो जो इंग्लैंड से बना हुआ गुड्स है वो लोग सस्ता करके बेच रहे हैं इंडिया में, तो इनका जो सामान है वो तो कोई खरीद नहीं रहा। तो ये लोग भुखमरी के कारण ये लोग मर रहे हैं। ब्रिटिश लोगों ने जो भी पॉलिसी बनाई है उसने इंडिया के लोगों का पूरा बिजनेस रुइन करके रख दिया है, बर्बाद करके रख दिया है, और इन्हें भी बर्बाद करके रख दिया, जिसकी वजह से वो लोग भुखमरी से मरने की नौबत पर आ गए हैं। तो बच्चों अब नेक्स्ट पिक्टोरियल ग्लिम्स है हमारा राजा राम मोहन रॉय के बारे में। राम मोहन रॉय 1772 to 1833। राजा राम मोहन रॉय का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये हमारे बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर में से एक हैं। तो राम मोहन रॉय, अ लर्न्ड मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। लेट अस नॉट despise ourselves. Our ancient culture is great and we are capable of great achievements. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us.
जो राम मोहन रॉय थे वो बंगाल के रहने वाले एक बहुत ही समझदार व्यक्ति थे और वो जानते थे कि क्या बोलते हैं और समझते थे कि हमारे देश के साथ क्या चीज़ है जो गलत हो रही है। उन्हें पता था कि जो हमारे देश में सुपरस्टिशंस फैले हुए हैं, जो अंधविश्वास फैले हुए हैं, ये भी एक थोड़ा कारण है जो हमारे देश को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो इनका मानना था कि जो हमारा एशियन कल्चर है वो बहुत ही ग्रेट है, इंडिया का जो एशियन कल्चर है, खुद का एशियन कल्चर है, वो बहुत ही ग्रेट है और हमें उसको नहीं भूलना चाहिए। हमें सोशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, अपनी सोसाइटी में अच्छे बदलाव की ज़रूरत है और इन सुपरस्टिशंस को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो ऐसा इनका मानना था। ये अपने एक दोस्त से, ये राजा राम मोहन रॉय हैं, ये अपने एक दोस्त से देखो कैसे बातें कर रहे हैं कि हमें हमारे देश के सुपरस्टिशंस को हटाना होगा, हमें सोशल रिफॉर्मर्स की ज़रूरत है और सोशल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने एशियन कल्चर जो कि इतना ग्रेट है उस पर प्राउड कर सकें और ब्रिटिश लोगों से बच सकें। देखो ये यहाँ पे अपनी वाइफ को बता रहा है। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, cows are of different colors, but the color of their milk is the same. Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is same. मतलब ये कह रहे हैं, अपनी वाइफ को समझाते हुए कह रहे हैं कि भले गायें जो होती हैं वो अलग अलग रंगों की होती हैं, लेकिन उनका दूध जो होता है एक ही होता है। इसी तरीके से जो टीचर्स होते हैं, भले ही उनके ओपिनियंस अलग अलग हों, कुछ लोग मानते हैं कि फ़ाइट करना चाहिए ब्रिटिश से, कुछ मानते हैं कि हमें अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग उनको क्या नाम है हराना चाहिए, डिफीट करना चाहिए, लेकिन जो एसेंस ऑफ देयर रिलीजन है, मतलब जो उनका एक तरीके का उसके प्रति जो उनका उद्देश्य है वो सेम है। वो लोग ब्रिटिश से आज़ादी पाना चाहते हैं। वो इस तरीके से एग्जाम्पल दे करके अपनी वाइफ को ये बात समझा रहे हैं। फिर ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। वो ना साइंस और मॉडर्न नॉलेज से बहुत ही अट्रैक्ट हुए हैं। उन्हें हमारे सुपरस्टिशंस पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और वो साइंस और मॉडर्न नॉलेज पे बहुत ही विश्वास रखते थे। वो बहुत ही मॉडर्न और समझदार बहन थे, बंगाल के, है ना, बंगाल के। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, और उनका मानना था कि जो नॉलेज होती है वो साइंटिफिक और प्रैक्टिकल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी बोल दिया और हम उसे मान लें, उसका साइंटिफिक रीज़न क्या है वो जानना चाहिए हमें। तो वो इस तरीके के विचार वाले व्यक्ति थे, क्योंकि अगर हम जो सुपरस्टिशंस हैं अगर हम उसको ना माने और हम थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के सोचे बच्चों, तो आधी समस्याओं का हल तो हमारा ऐसे ही हो सकता था ना। इंडिया का आपको पता ही है कि इंडिया में पहले ज़माने में कितना अंधविश्वास फैला हुआ था। तो अगर हम उस अंधविश्वास को ना मानते तो हम जो है ब्रिटिश लोगों से थोड़ा बहुत लड़ने की कैपेबिलिटी तो अपने अंदर रखते ही एटलीस्ट, है ना। तो इसीलिए ये चाहते थे कि इंडिया के लोग जो हैं वो प्रैक्टिकल हो और साइंटिफिक नॉलेज उनके पास होनी चाहिए। और देखिए इसीलिए उन्होंने ना एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823। उन्होंने न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था जिसमें वो प्रैक्टिकल नॉलेज और सुपरस्टिशंस के खिलाफ लिखते थे, है ना। लेकिन एक सस्पिशियस ब्रिटिश ऑफिसर ने उसको बंद करवा दिया 1823 में, क्योंकि उसे लगता था, उस ऑफिसर को लगता था कि इस तरीके से तो फिर इंडिया के लोग बहुत ही ज्ञानी हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे और वो हमारा कहना नहीं मानेंगे, हमारे गुलाम नहीं बनेंगे, है ना। इसीलिए उन्होंने उसका न्यूज़पेपर जो राजा राम मोहन रॉय जी का था वो बंद करवा दिया। फिर क्या किया मोहन रॉय जी ने, देखते हैं। He crossed the sea and went to England to see what made the British powerful. There he told them, वो गए ब्रिटिश, वो उन्होंने क्या बोलते हैं, ऐसा जब उनका न्यूज़पेपर बंद हो गया तो उसके बाद वो फिर भी शांत नहीं बैठे। उन्होंने समुद्र पार करके वो इंग्लैंड गए, है ना, मतलब दूसरे देश में गए इंडिया को छोड़ करके, ये जानने के लिए कि ब्रिटिश लोग आखिर इतने पावरफुल क्यों हैं। और फिर उन्होंने वहाँ जा करके उनको बताया कि We accept you as rulers and you must accept us as subject, but you must remember the responsibility a ruler owes to his subjects. उन्होंने बोला कि हमने आपको अपने रूलर की तरह माना है, अपना राजा माना है, अपना शासक माना है, तो आप भी हमें अपने प्रजा की तरह ही मानो। आपको पता होना चाहिए कि एक राजा की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं अपनी प्रजा के प्रति, तो आप उसको निभाओ। ये नहीं कि आप हमारे साथ दुर्व्यवहार करो, हमें गलत तरीके से ट्रीट करो और आप अपना ही फ़ायदा बस सोचो। तो इन्होंने देखो कितनी गट्स दिखाई, कितनी हिम्मत दिखाई कि ब्रिटिश लोगों के देश में जा कर के ही ब्रिटिश लोगों की बुराइयां कर रहे हैं और क्या नाम है अपने आप को
अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो इतने क्लियरली रख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो कितने ब्रेव इंसान थे। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा जो पिक्टोरियल ग्लिम्स है वो है द ऑपरेशन, जो 1765 से 1835 तक की झलक को दिखाता है, जो इंडिया में जो भी चल रहा था उसको दर्शाता है। But the British continued to oppress Indians. In 1818, they had passed Regulation 3rd. Under it, an Indian could be jailed without a trial in court. मतलब ब्रिटिश लोग ना हमेशा इंडियंस को दबाने के लिए, ऑप्रेस करने के लिए कुछ ना नया हथकंडा अपनाते ही रहते थे। उन्होंने ना एक रूल पास करा, एक रेगुलेशन पास करा, 83rd रेगुलेशन जिसका नाम है, और उसके अकॉर्डिंग इंडियंस को ना कभी भी जेल में डाला जा सकता है बिना उन पर किसी तरीके का मुकदमा चलाए, उनको जेल में डाला जा सकता है। तो ये तो गलत बात है ना। अगर कोई इंडियन है ब्रिटिश लोगों के खिलाफ कुछ बोलता है तो उनको कोर्ट में भी नहीं जाने दे रहे, उन पर मुकदमा भी नहीं कर रहे, उनको डायरेक्ट ले जाकर के जेल में भर दे रहे हैं। तो देखो कितनी अपनी मनमानी चला रहे हैं ये लोग, है ना। और अब देखो ये ब्रिटिश लोग आपस में देखो कैसे खुश हो रहे हैं। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया drew big salaries and also made fortune in private business। जो ऑफिसर्स थे इंडिया में, तो जो बड़े बड़े पद थे ना वो सारे इन्होंने खुद ही ले रखे थे, और जो बड़ी बड़ी सैलरी वाली जो नौकरियां थी वो भी सारी इनकी खुद की थी। तो ये लोग खुद ही मतलब अंग्रेज़ों को ही अपने बड़े बड़े पोस्ट पे रखते थे, तो अंग्रेज़ों को ही बड़ी बड़ी सैलरीज मिलती थी। इंडियंस को तो ये छोटा मोटा काम करने के लिए बस देते थे ना, अपना नौकर बना के रखते थे। और साथ में ये क्या करते थे, अपने प्राइवेट बिजनेस भी चलाते थे। और क्योंकि इंडियंस लोगों के बिजनेस को ये लोग कभी प्रमोट नहीं करते थे, जितने ब्रिटिश लोग जो बिजनेस करते थे उनको ही फ़ायदे होते थे, बस इंडियन लोगों को ये कभी भी फ़ायदा नहीं होने देते थे। तो देखिए ये भी कितनी गलत बात है कि जो भी ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं एक तो बड़ी बड़ी सैलरीज भी खुद ही ले रहे हैं, और प्राइवेट बिजनेस में भी उन्हीं को ही केवल फ़ायदा हो रहा है ना। इंडियंस को ये किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। बाय 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. Governor General Banting reported back home, "The bones of cotton weavers are bleaching the plains of India." The British prospered on the company's loot, while Indian industry began to die. मतलब 1829 तक ही देखो बच्चों, जब उस जमाने में तो हमारे लिए 10 रुपये भी मतलब शायद हज़ारों लाखों के बराबर था। तो उस समय इंडियंस के साथ ब्रिटिश लोगों ने 7 करोड़ रुपए का जो है वो डील करते थे। वो लोगों ने ब्रिटेन से इंडिया में 7 करोड़ रुपए तक का व्यापार किया। सोचो कितना सारा पैसा था ये उस जमाने के हिसाब से, है ना। 7 करोड़ तो अभी भी बहुत ही ज़्यादा कीमत है, तो उस जमाने में तो इसकी और भी कितनी ज़्यादा कीमत रही होगी, है ना। इतना उन्होंने बिजनेस किया, इंडिया से इतनी लूट मचाई। और जो ये जितना भी बिजनेस करते थे इससे क्या होता था, सिर्फ जो ब्रिटिश कंपनीज थी ना उन लोगों को ही फ़ायदा हो रहा था, वो ही ना बस संपन्न बन रही थी और फल फूल रही थी। और जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो तो एकदम ऐसे कि मरने पर आ गई थी, है ना। उन्होंने जो कॉटन वीवर्स थे उनकी भी हालत इतनी ख़राब कर दी थी, क्योंकि अब तो सिंथेटिक गुड्स जो थे, सिंथेटिक कपड़े थे वो बाहर से आने लगे थे, ब्लीच वाले कपड़े, है ना, ब्लीच किए हुए कपड़े आने लग गए थे। तो इंडियन वीवर्स की स्थिति तो ऐसी हो गई थी कि वो भी बिल्कुल मरने पर और भुखमरी पर आ गए थे। ठीक है बच्चों, तो देखिए कितनी बुरी, अभी तक कितनी बुरी हालत कर रखी है इन लोगों ने ना। अब देखिए नेक्स्ट जो आ रहा है, नेक्स्ट पिक्टोरियल ग्लिम्स है वो है डिससेटिस्फेक्शन। तो 1835 से 1856 तक को ये दिखाता है वहाँ की सिचुएशन को, इंडिया की सिचुएशन को दिखाता है। तो देखिए एक ब्रिटिश ऑफिसर दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर से क्या बोल रहा है। Education in India was in Persian and Sanskrit. In 1835, an Englishman named Macaulay suggested a change. We should teach natives through the English language. I agree. क्योंकि बच्चों 1835 तक तो ना इंडिया में पर्शियन लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज में ही ज़्यादातर एजुकेशन होती थी। तो मैकॉली नाम का एक जो ब्रिटिश ऑफिसर था, इंग्लिश मैन था, उसने ना सजेशन दिया ब्रिटिश ऑफिसर को कि हमें ना यहाँ के नेटिव्स को, जो हमारे यहाँ के भारत के लोग हैं, उनको ना इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ चीज़ें सिखानी चाहिए। और इसने भी एग्री करा इस बात को। और ये लोग बच्चों हमारे एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए नहीं सिखा रहे थे, ये हमें इसलिए सिखा रहे थे ताकि हम लोग इनके अच्छे गुलाम बन सकें। बच्चों अगर वो लोग ब्रिटिश हैं, हम लोग इंडियंस हैं, हमें पर्शियन और संस्कृत आती है, हिंदी आती है, अपनी लैंग्वेज आती है, नेटिव लैंग्वेज,
तो ये लोग हमें जब नौकर रखेंगे अपने घर में, ड्राइवर, कुक और छोटा मोटा ऐसे जो काम देते थे हमें रखेंगे, तो ये हम पे ऑर्डर कैसे चला पाएंगे, हमसे बात कैसे करेंगे। तो कम्युनिकेशन में जो दिक्कत आते थे ना, इसकी वजह से इन लोगों ने प्लान करा और हमें इंग्लिश सिखानी शुरू करी ताकि हम लोग इनके अच्छे गुलाम बन सके। फिर देखिए इसका क्या फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, देखिए आगे चल के पढ़ते हैं। Indian education produced clerk to whom British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो उन्होंने बनाया नया वाला इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, वो ना सिर्फ क्लर्क को पैदा करता था, मतलब ऐसे लोगों को प्रोड्यूस करता था इंडिया में सिर्फ जो कि सिर्फ क्लर्क की पोस्ट तक ही पा सकें। उनको ज़्यादा अच्छी नॉलेज नहीं देते थे वो लोग, है ना, ताकि वो उनसे ना छोटे मोटे काम करवा सकें अपने अंडर में और उनको थोड़े छोटे मोटे पैसे और छोटी मोटी गवर्नमेंट जॉब्स दे करके इंडियंस का ना विश्वास जीत सके, मतलब इंडियंस को अपना नौकर बना सके, बेसिकली उनको इतना लॉयल बना सके कि वो इंडिया की जो भी स्ट्रेटजीज चल रही हैं बाहर वो खबरें ला करके उनको दे सके, है ना। लेकिन इंसिडेंटली क्या हुआ कि इस एजुकेशन सिस्टम ने कुछ हमारी नई जनरेशन भी पैदा कर दी ऐसे, जो कि इंटेलेक्चुअल थी, जो कि थोड़ी समझदार थी, जो कि थोड़ा अपना भला बुरा सोच सकती थी। तो देखिए लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं इंडियंस। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, हमें अपने भाइयों को पढ़ाना चाहिए, एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, और उनकी जो भी वर्तमान स्थिति है उसको अच्छा इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। For that we must convey our grievances to the British Parliament, और इसके लिए हमें हमारा जो भी ग्रीवेंसेस है, जो भी हमारी दुख हैं, हमारी शिकायतें हैं, वो क्या बोलते हैं, हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट्स के सामने रखनी पड़ेगी। तो अब ये पढ़े लिखे हैं और थोड़ा सा इन्हें इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम ने प्रोड्यूस किया है, तो ये इन लोगों को ये लगता है कि हमें अपने भाइयों को भी पढ़ाना चाहिए और उनकी कंडीशन जो है वो ख़राब, उनको भी ठीक करना चाहिए। और हम अभी इतने कैपेबल हो गए हैं कि अपनी बात को ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखने तक के लिए कैपेबल हैं, और ये चाहते हैं कि अपनी जो भी शिकायतें हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने ये रखें। अब देखो बच्चों, अभी चैप्टर की शुरुआत में हमने देखा था कि इंडिया में पीला ये जो येलो पोर्शन है ये इंडियन प्रिंस के अंडर में आता है सारा, और ये जो पिंक पोर्शन है वो केवल ब्रिटिश लोगों के अंडर में आता है। और अभी देखिए इतने से सालों में क्या हो गया कि जो ब्रिटिश लोग हैं उनका जो साम्राज्य है वो कितने तरीके से फैल चुका है, इंडिया में पूरी तरीके से फैल चुका है। और ये जो येलो पोर्शन है इंडियन लोगों का, इंडियन प्रिंस का, वो कितना कम रह गया है और सारी तरफ अंग्रेज़ों का मुंह बाला हो गया है ना, सारी तरफ इनका ही हुक्म चल रहा है। By 1856 the British has conquered the whole of India। 1856 तक तो ब्रिटिश लोगों ने लगभग पूरा देश ही कब्जा कर लिया था, जीत लिया था। They cared little about the needs of Indians। वो इंडियन की जो नीड्स थी, ज़रूरतें थी, उसका बहुत ही कम ही ध्यान रखते थे, बहुत ही कम, है ना। देखो ये लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं। Our kings have become puppet and they have lost our old job and we have lost our old job। कि हमारे जो राजा लोग हैं वो तो अब इन ब्रिटिश लोगों के कठपुतलियाँ बन चुके हैं, और हम लोग भी जो हमारे पुरानी जॉब्स थी वो छोड़ चुके हैं, क्योंकि भाई उसमें कुछ काम ही नहीं है। जैसे ये लोग अगर आर्टिस्ट है या फिर क्या नाम है कपड़ा इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं या कुछ छोटा मोटा काम करने वाले लोग हैं, तो ब्रिटिश के इंडस्ट्री ने तो इन सब चीज़ों को, इस सब काम को बंद ही कर दिया था, क्योंकि वो लोग बहुत ही सस्ता गुड्स बेचते थे, तो इनका काम बिल्कुल बंद ही हो गया था, है ना। और इनको भी शिकायतें थी कि इनके राजा जो हैं वो भी कुछ नहीं मदद कर सकते, क्योंकि वो खुद ही ब्रिटिश लोगों के पपेट बने हुए हैं। और ये देखो कह रहा है कि हमारा लैंड भी उन्होंने छीन ली है और दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, और ये हमारे भाइयों को बदल रहे हैं, यानी कि ज़बरदस्ती उनका जो धर्म है उनको परिवर्तन करने में उनको मजबूर कर रहे हैं। इंडियंस को कह रहे हैं कि वो क्रिश्चियन बन जाए, है ना। उनका धर्म परिवर्तन भी काफ़ी ज़ोरों पर था उस समय। और यू ओनली टॉक डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, मतलब ये कह रहे हैं एक इंडियन की, तुम लोग तो सिर्फ बात ही करते रहते हो, कुछ ऐसा करो ना जिससे कि वो फिर भागे बाहर जाएं। अब तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इनको भगाओ यहाँ से, अगर ये इतना गंदा काम कर रहे हैं तो, है ना। देखो कितना गुस्सा है इन लोगों के अंदर, क्योंकि अब ये लोग धीरे धीरे ब्रिटिश लोगों की बुराइयाँ शुरू हो चुकी हैं जनता के बीच में। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है द स्पार्क। 1857 तक का ये पोर्शन है, 1855 से
taxes continue to ruin the peasants. In Bengal, the Santals who had lost their lands under new land rule become desperate. In 1855, they rose a rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. मतलब जो टैक्सेस थे ना, टैक्स सिस्टम था वो तो पहले ही किसानों को ख़त्म कर चुका था, बिल्कुल बर्बाद कर चुका था, है ना बच्चों। और टैक्स सिस्टम जो भी था, क्योंकि वो लोग इतना ज़्यादा टैक्स लगान लेते थे, आपने लगान मूवी में भी देखा होगा कि ना इतना अनलिमिटेड टैक्स उनसे वसूलते थे इंडियन से, तो ये तो पहले ही इंडियंस के बर्बाद कर चुका था। इसके अलावा जो संथल्स लोग थे, जो कि एक कम्युनिटी थी बंगाल की, वो लोग भी अपना, अब जो नया रूल आया था, ब्रिटिश लोग जो नया रूल लेकर के आए थे, नए नए तरीके के कानून लेकर के आते रहते थे ना ये, तो एक नए कानून की वजह से जो संथल्स लोग थे, ये लोग भी अपना पूरा का पूरा ज़मीन जो है वो खो चुके थे। तो ये लोग भी बहुत ही उतावले थे, गुस्से में थे, क्रोध में थे। और 1855 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने युद्ध करना, विद्रोह करना शुरू कर दिया। और इस अपने असंतोष की वजह से इन्होंने ना बहुत ही बड़ा हत्याकांड किया, मतलब आग लगा दी और लड़ाई करी ब्रिटिश लोगों से, सामने से आकर के खूब ही विद्रोह किया, है ना, हत्याएं करी उन लोगों की, यूरोपियंस की और उनके सपोर्टर्स की, जो भी ब्रिटिश लोग थे और उनके सपोर्टर्स थे उन सबको खूब मारा, है ना। The discontent was brewing in East India Company's army too. ये जो गुस्से की भावना थी, ये जो असंतोष की भावना थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में भी फैल चुकी थी, यानी कि ब्रिटिश लोगों की आर्मी में भी फैल चुकी थी। तो जो उनकी आर्मी में ना केवल ब्रिटिश के लोग थे, बल्कि इंडिया के जो लोग थे वो लोग भी थे ना, इंडियन, हिंदूज, मुस्लिम, सब तरीके के लोग जो थे वो ब्रिटिश आर्मी में भरे हुए थे, है ना। तो अब ये लोग देखो आपस में, इंडियंस क्या बातें कर रहे हैं, इंडियंस आपस में बात कर रहे हैं कि द वाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे, मेंशंस टू लिव इन, सर्वेंट्स, कि जो वाइट सोल्जर्स हैं, यानी कि जो ब्रिटिश लोग हैं, जो वो क्या बोलते हैं, अंग्रेज लोग हैं, उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, घर मिलता है रहने के लिए, नौकर मिलते हैं, और वाइल वी गेट अ पिटेंस एंड सो स्लो प्रमोशंस, लेकिन हमें जो है वो तो बहुत ही कम प्रमोशन मिलता है और बहुत ही ना के बराबर भी ना पैसे बस मिलते हैं। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें तो इन अंग्रेज़ों को भगाना ही होगा। The अंग्रेज ask us to cross the seas which is against our religions। ये लोग देखो इंडियन ही है, ये जिसने ब्रिटिश आर्मी की ड्रेस पहन रखी है, ये कह रहा है देखो कि हमें इन अंग्रेज लोग ना वो हमारी जो भी बाउंड्रीज हैं उसको क्रॉस करने के लिए बोलते हैं, जो कि हमारे रिलीजन के, हमारे धर्म के खिलाफ हैं। और ये टोपी वाला ने तो सारा पुराना सिस्टम जो है वो सब बर्बाद करके ही रख लिया है ना। जो इस तरीके के विद्रोह की बातें इनकी आर्मी में भी चलने लग गई हैं। सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ दिस रेजिमेंट एंड वाज एग्जीक्यूटेड। जो सिपाही मंगल पांडे था, जो कि इनकी टीम में इंडियन था और क्या बोलते हैं ब्रिटिश की तरफ से लड़ते थे, इंडियन आर्मी में थे, उन्होंने तो इस अपनी रेजिमेंट में बिल्कुल ही बगावत कर दी और ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई एकदम छेड़ दी, है ना। Thousands of other sepoys revolted. They were stripped of their uniforms. मतलब हजारों और सिपाही इस रिवॉल्यूशन में उनके साथ आ गए, है ना, और उन्होंने भी क्या नाम है अंग्रेजों से एकदम ही लोहा ले लिया और लड़ने पर उतारू आ गए, है ना, उतारू हो गए। Few Englishmen had care to understand Indian customs or people's mind। कुछ इंग्लिशमैन थे जो कि समझते थे इंडियन लोगों के जो कस्टम्स हैं और यहाँ के लोगों का माइंड है। और ये देखो उनको क्या बता रहा है, एक ब्रिटिश आर्मी का आदमी है और ये देखो एक हिंदू खड़ा है और एक मुस्लिम खड़ा है, उसको देखो क्या बता रहा है ये। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। कह रहे प्राउड ब्राह्मण, जो तुम अपने आप को बहुत ही प्राउड ब्राह्मण कहते हो, कि तुमको पता है जब तुम ये जो बुलेट चलाने के लिए ये जो तुम्हें काटना पड़ता है कारतूस को अपने मुंह से, वो सुअर और गाय के फैट से बना हुआ होता है। मतलब कितने गंदे थे देखो ब्रिटिश लोग। जो बंदूक इन लोगों को चलाने के लिए दी जाती थी, इंडियन सिपाहियों को दी जाती थी, उसको उसमें जो भी बम वगैरह होते थे ना, उसको मुंह से फाड़ना पड़ता था पहले। और वो तो ना काऊ और फैट के पिग से बना, वो फैट से बना होता था, काऊ और पिग से के फैट से बना होता था। तो इसको देखकर, इसको सुन कर के तो दोनों में गुस्सा आ गया, हिंदूज में भी और मुस्लिम में भी। हिंदू कह रहा है क्या,
और देखो मुस्लिम कह रहा है कि ये द वाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू, इन सफ़ेद टोपी सफ़ेद आदमियों ने तो हमें भी धोखा दिया है। वाइट मैन ना ब्रिटिश लोगों को कहते थे ना, अंग्रेज और गोरे ऐसे कहते थे ना वो लोग, लेकिन इन गोरों ने तो हमें भी धोखा दिया है। अब तो उनके बीच में और गुस्सा आ गया कि भाई ये तो बहुत गलत बात है, हमारे धर्म को भ्रष्ट कर दिया इन लोगों ने और हमारे साथ इतना बड़ा धोखा, गलत बात है। अब देखिए आगे क्या होने लगा। Soon chapatis were sent from village to tell the people that their emperor would want their service. Yes, all my village men will be ready. तो तब के ज़माने में तो बच्चों फ़ोन और ईमेल्स वगैरह का ज़माना नहीं था ना, तो और पेपर वगैरह पर भी हर तरीके से सिर्फ उनका ब्रिटिश लोगों का हक था। तो चपाती के ऊपर, रोटी के ऊपर ना मैसेजेस को ना लिख करके आगे पास ऑन किया जाता था ताकि उन लोगों को पता ना हो, किसी को शक ना हो। तो ऐसे चपातीस जो हैं वो पूरे गांव में बंटने लग गई कि अब जो हमारे राजा हैं उन्हें कभी भी आपकी सर्विस की ज़रूरत पड़ सकती है, कभी भी वो आपको बुला सकते हैं ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। और देखो एक गांव का आदमी दूसरे आदमी को बता रहा है कि हाँ हमारे तो सारे आदमी लोग तैयार है एकदम ही राजा का साथ देने के लिए और इन ब्रिटिश लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए, है ना। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स। इसी तरीके से लोटस का फ्लावर जो है वो इंडियन सोल्जर्स लोग, जैसे लोग चपातीस को रेगुलेट कर रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पे इंडियन फ्लावर्स जो है लोटस वो रेगुलेट होने लग गया है इंडियन आर्मी के बीच में। डेथ टू द फॉरनर, अंग्रेजों को तो मारना ही है। द masses gave all help and shelter to the patriots। जो भीड़ है वो शेल्टर भी देगी देशभक्तों को और उनको पूरी हेल्प भी करेगी और हम इन अंग्रेज़ों को भगा देंगे, मार देंगे, है ना। ऐसा करके इनके बीच में रेवोल्यूशन जो है एकदम ही बढ़ चुका था और ये लोग चिंगारी में एकदम जल रहे थे ब्रिटिश लोगों को भगाने की और उनसे छुटकारा पाने की। तो देखिए नेक्स्ट जो पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस है में से एक है द रिवॉल्ट 1857 के बारे में ये दर्शा रहा है। आपको पता होगा कि इस समय हमारे देश के आज़ादी के लिए पहली लड़ाई लड़ी गई थी, है ना। देन देयर वर वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। तो उस समय मेरठ में ना एकदम ही बड़ा सा आउटब्रेक हुआ, मतलब अचानक ही ज़बरदस्त लड़ाई छिड़ गई अंग्रेज़ों के खिलाफ। सारे लोग जो गैदर हो रखे थे ना, गुस्सा था जो उनके बीच में मन में एकदम ही 100 साल से भरा हुआ था अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो सारा एक साथ ही ना ब्रिटिश लोगों पर मेरठ में टूट पड़ा। द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली। जो जितने भी सिपाही लोग थे, जो भी मतलब इंडियंस थे जो कि इन अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में एक साथ थे, वो लोग बहादुर शाह जफ़्फ़ार, ये जो बहादुर शाह है, इनके गेट तक दिल्ली तक आ गए कि आप अमर हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह। इनको एकदम सपोर्ट करने लग गए, है ना। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर। और जो जितने भी विद्रोही लोग थे ये लोग पूरा दूर दूर तक फैल गए और जो विद्रोह था ये पूरा हर जगह फैल गया इंडिया में। मैनी लैंडलॉर्ड had lost their lands because of British policy and they were sold। और आपको पता है बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो लॉज थे उनकी वजह से भी ना बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स जो थे इंडिया के, जो जमींदार लोग थे, वो लोग अपनी ज़मीन खो चुके थे। तो उनके भी मन में ना ब्रिटिश लोगों के खिलाफ जो थी वो कड़वाहट थी, खटास थी कि मतलब ये लोग तो बहुत ही बुरे हैं, इन्होंने हमारी ज़मीन हमारी ज़मीन छीन ली हमसे, है ना। तो इन लोगों के मन में भी जो इनके लिए जो बगावत थी ना, उन लोगों ने भी क्या कहा, देखो यस वी विल हेल्प यू, द वाइट मैन रूल मस्ट एंड। जब वहाँ पे जो इंडियन सोल्जर्स हैं मदद के लिए आए बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के पास कि हम वाइट मैन का जो भी रूल है वो ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये बड़े बड़े लैंडलॉर्ड कह रहे हैं कि हाँ हम तो आपकी ज़रूर मदद करेंगे, क्योंकि इनके मन में भी कहीं ना कहीं गुस्सा है ना, क्योंकि इनकी ज़मीन छीन चुकी है ब्रिटिश लोगों की वजह से। तो ये लोग भी अब इंडियंस के साथ थे कि हाँ हमें इन ब्रिटिश लोगों को भगाना है। अब नेक्स्ट पिक्टोरियल जो है हमारा वो 1857 का ही है, द फाइट फॉर फ्रीडम। मैनी फॉर्मर रूलर लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। बहुत सारे जो इनफॉर्मल रूलर्स थे, मतलब जो कि पुराने रूलर्स थे, उनका भी शासन जो है वो ब्रिटिश लोगों की वजह से छिन चुका था। जैसे कि बेगम हजरत महल जी है ना, जो कि लखनऊ की महारानी थी, वो उनके मन में भी कड़वाहट थी ब्रिटिश लोगों के लिए कि भाई उन्होंने हमारा राज छीन लिया है। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, कि वाइट मैंस ने मेरा किंगडम, जो मेरा राज्य है वो छीन लिया है। तो ये भी गुस्से में है, ये भी कह रही हैं कि दे ज्वाइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरनर, कि ये जो भी चढ़ाव किया जा रहा है
ब्रिटिश लोगों के ऊपर जो भी लड़ाई के लिए लड़ाई की चढ़ाई की जा रही है ना, हम भी उसके खिलाफ, मतलब उसमें ही शामिल हैं, ब्रिटिश लोगों के खिलाफ है हम भी, ये लोग भी इसमें शामिल हो गए। बड़े बड़े देखो राजा लोग भी अब शामिल हो गए। पहले तो सिर्फ इंडिया के बेसिक जो लोग थे, गरीब लोग थे, उनके बीच में विद्रोह की भावना जागी कि वो किसान लोग और जो आर्टिशियंस लोग थे कि हमसे इतना टैक्स ले रहे हैं ये वो, है ना। फिर मर्चेंट्स लोगों में भी जागी क्योंकि उनकी ज़मीनें छीनने लग गई, और फिर उसके बाद बड़े बड़े राजाओं में भी जागी क्योंकि उन्हें पता चल गया कि ये हमारी मदद नहीं करते, ये तो हमसे हमारा राज इनडायरेक्टली छीन लेते हैं। तो इनके मन में भी जो विद्रोह की भावना थी, उन सब ने एक साथ गैदर होकर के ब्रिटिश का एकदम ही सफाया करने के ठान ली थी। द पॉपुलर लीडर लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, जो बहुत ही फेमस लीडर थे उस समय के, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद के, उन्होंने देखो लोगों को क्या बोला, राइज ब्रदर राइज, द अंग्रेज इज रूइनिंग आवर लैंड, जागो भाइयों जागो, जो अंग्रेज हैं ये हमारी ज़मीन को लूट रहे हैं, जागो। मतलब देखो किस तरीके से इनको जगाने का और इनको इनके बीच में भी, इनके मन में भी आक्रोश को बढ़ाने का काम कर रहे हैं ताकि ये लोग ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई को सपोर्ट करें इनके साथ, है ना। और द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर और इलाहाबाद, और इन लोगों के भाषण की वजह से, इन लोगों की बातों की वजह से जो लोग थे जैसे कि बरेली, कानपुर और इलाहाबाद के, वो लोग भी जागे कि हाँ हमें भी इस रिवोल्यूशन में साथ देना है, इनका इस लड़ाई में, इस क्रांति में साथ देना है। अजीमुल्लाह खान टोल्ड तात्या टोपे, अजीमुल्लाह खान जो उस समय के लीडर थे, उन्होंने तात्या टोपे जी को बोला कि वी शुड हैव पेशवा नाना साहिब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखिए जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये मुस्लिम लीडर है और ये पेशवा के नाना साहिब जी को कह रहा है कि इन्हें हमारा इस लड़ाई में ना लीडर, पेशवा नाना साहब जी को हमें बनाना चाहिए। तो देखिए किस तरीके से हिंदू और मुस्लिम सब तरीके के नेता लोग जो हैं वो आपस में साथ में आ रखे हैं, चाहे अमीर चाहे गरीब, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, वो सब लड़ाई करने के लिए एकदम तैयार हैं ब्रिटिश लोगों के लिए। द पैट्रियट प्राउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फाउट पिस्ड बैटल ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, जो देशभक्ति की भावना थी, है ना, ये जो भी इनके मन में जो भी लड़ाई थी ये पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल चुकी थी। एकदम ही हाई लेवल की, एकदम पीच लेवल की लड़ाई करने के लिए ये लोग एकदम रेडी हो गए थे। इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था कि अब बस हमें अंग्रेज़ों से मुक्ति पानी है, उनको एकदम ही लड़ाई करने के लिए एकदम ही रेडी हो गए थे ये लोग, सारे हिंदू मुस्लिम सब गैदर हो गए थे साथ में। देखिए 88 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज वेस्ट, मदर गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। 88 ईयर्स के आप देख सकते हो कितने के बुजुर्ग हैं यहाँ, कुंवर सिंह जो बिहार के हैं 88 ईयर्स के हैं। इतने बुजुर्ग होने के बावजूद उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में हमारा साथ दिया, सारे लोगों का साथ दिया, और उन्हें उस समय अपनी कलाई पर जो है गोली लग गई। और उस समय की गोली तो बच्चों आपको पता थी ना कि आयरन की होती थी, वो सेप्टिक फैला देती थी और एकदम जहर फैला करके बॉडी को पूरा सुन्न कर देती थी और जल्दी ही इंसान की मौत हो जाती थी जिससे गोली लगती थी, है ना। तो वो इन्फेक्शन ना फैले और वो सेप्टिक ना फैले और वो थोड़ा और लड़ सके अंग्रेज़ों के खिलाफ, इसीलिए देखिए उन्होंने क्या करा, मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, और ये कह करके अपना हाथ ही काट करके गंगा में बहा दिया कि मैं ये लास्ट ही है जो कि छाप के लिए कर सकता हूँ, और अपना हाथ काट करके गंगा में बहा दिया ताकि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ थोड़ी देर और लड़ सकें। तो देखिए बच्चों किस तरीके से डेडिकेशन की भावना थी, पैट्रियटिज्म की भावना थी, जो कि हिंदू मुस्लिम अमीर गरीब हर तरीके के तक लोगों में फैल चुकी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, है ना बच्चों। तो देखिए चैप्टर ये ख़त्म हो जाता है यहीं पे, और ये जो चैप्टर है ये हमारा जो आवर फ्रीडम मोमेंट है एस.डी. सावंत जी की बुक, उसमें से इसे लिया गया है। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और आपको उस समय भारत का जो भी पास्ट था उसकी एक झलक देखने को मिली होगी कि उस 100 साल में किस तरीके से ब्रिटिश लोगों ने धीरे धीरे पहले कब्जा करना शुरू करा, ये लालच दे करके कि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, और फिर किस तरीके से उन्होंने हमें ही बर्बाद करना शुरू कर दिया ना, और फिर लोगों के बीच में मन में उनके खिलाफ जो है वो विद्रोह जागा, गुस्सा जागा, और उन्होंने लड़ाई करी और फाइनली अपनी ज़मीन को आज़ाद करने के लिए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा। इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों चैप्टर को समझने और वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और बाकी के चैप्टर्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल की वीडियो लिस्ट में जाएं और बाकी चैप्टर्स भी आप यहाँ देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।